सैंक्शंस यहाँ पर लगाए गए थे, माफ कीजिएगा, सैंक्शंस की बात यहाँ पर कनाडा की ओर से कही जा रही है और उसने ये कहा है कि एवरीथिंग ऑन इज ऑन द टेबल, यानी कि आगे आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो तनाव है भारत और कनाडा के बीच की जो रिश्तों का, वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, जिसके बाद से अब कई तरीके की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। सिद्धांत मिश्रा इस वक्त मेरे जो सहयोगी हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं और इसी पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि कई सारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ ऐसे भी जुड़े होंगे जिनके बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे जो छात्र हैं या फिर बहुत सारे दोस्त जो हैं, फ्रेंड्स हैं, वो कनाडा में ही रहते होंगे। तो एक तनाव की स्थिति उनके मन में भी यहाँ पर है, चिंता क्योंकि होती ही है, बेशक यहाँ पर होती है, तो उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। ह्यूमन एंगल यहाँ पर देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है, क्या बाकी जो रिश्ते यहाँ पर बिगड़ रहे हैं वो चिंता पैदा करेंगे आगे आने वाले वक्त में, या फिर क्या कुछ और हो सकता है। तो सिद्धांत, आप लगातार ऐसी खबरों पर अक्सर निगाह बनाए रखते हैं, हम आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अब जो कनाडा और भारत के रिश्ते हैं वो किस तरफ आगे जाते हुए आपको दिख रहे हैं, आगे क्या हो सकता है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी। सबसे पहले तो समझना ये जरूरी होगा कि ये जो एस्केलेशन है, ये जो टेंशन है, तनाव है दोनों देशों के बीच में, ये तकरीबन पिछले 1 साल से चल रहा है। तो जो मेंटली जिसे कहते हैं ना, दो देशों के लोग हैं, वो भली भांति अवगत है कि रिश्तों में क्या चल रहा है दोनों देशों के बीच में। सबसे पहली बात ये, तो ये कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि अचानक से एस्केलेशन हुआ है या टेंशन दोनों देशों के बीच में बढ़े हैं। जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पिछली बार भी शुरुआत जस्टिन ट्रूडो ने की थी और इस बार भी इसकी शुरुआत जो है वो जस्टिन ट्रूडो ने की है। समझने वाली बात ये है कि डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं ये अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं। अगर किसी देश के अधिकारी दूसरे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या गृह मंत्री का सीधा नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप कोलैप्स हो चुके हैं, रिलेशनशिप खत्म हो चुके हैं। भारत कनाडा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। सालों लगते हैं एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचने में दोनों देशों को, किसी भी दो देशों को, अगर वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बने। और जब वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन जाते हैं तो उसके बाद से, जैसे कहते हैं ना, एक घनिष्ठता को एक नया आवाम मिलता है। फिर वो टेक्नोलॉजी, डिफेंस, और ट्रेड में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ट्रेड इन डोमेन्स में आगे बढ़ते हैं। वरना अमूमन तौर पे डिफेंस और टेक ऐसी चीज होती है जो कोई भी देश किसी और देश से साझा नहीं करता है और कोई भी दूसरा देश भी दूसरे देश से साझा नहीं करता है। पर कनाडा और इंडिया उस स्तर पर थे कि अब इसको आगे ले जाया जा सकता था। लेकिन उससे पहले ही जस्टिन ट्रूडो ने पूरा विवाद खड़ा कर दिया। खैर, विवाद आप अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स पे रोज देख रहे हैं। हम आज शिवानी यहाँ बात करने के लिए आए हैं कि कैसे लोगों की जिंदगियों पे असर पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे कि मैंने बताया कि लोग इसके लिए तैयार थे। तो जो लोग कनाडा में रह रहे हैं, जो लोग कनाडा में स्टूडेंट्स हैं या काम करने गए हैं, वर्किंग वीजास पे गए हैं, वो भी इसके लिए तैयार थे कि कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि 1 साल से तनाव की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। जो सबसे बड़ा नुकसान, मोटा मोटी बात करें तो ट्रेड पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही देश प्रगतिशील, भारत प्रगतिशील देश है, कनाडा भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है कॉन्टिनेंट की। तो और दोनों देश की जो जिसे कहते हैं बिजनेस है, इंडस्ट्री, वो मैच्योर्ड है, ठीक है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस जो कॉन्टैक्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो चाहे व्यापार की बात करें, शिपमेंट की बात करें, चाहे आईटी सेक्टर की बात करें, तो काफी मजबूत है। तो उस पे असर अभी तो नहीं पड़ता, कहीं से भी दिख रहा है, अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है हाल फिलहाल में, क्योंकि जो कंपनीज भी हैं वो भी इसके लिए तैयार थे और उन्होंने भी बाकायदा इसके लिए कदम उठा रखे थे कि क्या करना है। और जैसे कि मैंने बताया कि दोनों ही एक, जैसे कहते हैं, मैच्योर्ड कंट्रीज है, कोई भी रोग नेशन नहीं है दोनों में से। तो इस वजह से व्यापार पे तो असर अभी पड़ते नहीं दिख रहा है। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पे वो कनाडा का हुआ है। जैसे मैंने बताया कि दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, तो एफटीए की बात शुरू होने वाली थी कनाडा और इंडिया के बीच में, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, तमाम और देशों के साथ साइन किया। तो इंडिया क्योंकि प्रगतिशील देश है, तो इंडिया क्या करता है कि जो छोटी मोटी चीजें हैं जो वहां से इंपोर्ट होती है बड़े देशों, तो उस पर इंडिया रोक लगा देता है इंपोर्ट पे, ठीक है ना, जिससे इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो खराब ना हो। जैसे फल, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की जो छोटी मोटी इंडस्ट्री है वो इंडिया की ना खराब हो, कि बाहर से अगर सामान आएगा तो इंडियन मार्केट टूटेगा। तो एफटीए से क्या होता है कि नए रेट्स तय होते हैं और जो कैनेडियन इंडस्ट्रीज थी उनके लिए इंडिया का बाजार और खुलता और स्मूथ होता और उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ना लगती। तो इससे जो फायदा होता है वो कैनेडियन इकोनॉमी को होता। लेकिन अब ये पूरा प्रपोजल जो है ठंडे पस्ते पे जा चुका है। कनाडा ने खुद अपने पैरों पे हथौड़ी मार ली है और जिसे कहते हैं ना कि अब
कहीं से भी एफटीए की बात नहीं हो रही। जबकि आपको बता दें शिवानी, विश्व में हर एक देश इस वक्त भारत के साथ एफटीए करना चाहता है, क्योंकि भारत एक सबसे जी। बड़ा बाजार है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान कनाडा ने अपना खुद का किया। सिद्धांत, जैसा आपने यहाँ पर जिक्र भी किया कि भारत पे बहुत ज्यादा असर इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरुआत, क्योंकि आपने भी इस बात को कहा कि कनाडा की ओर से ही की गई है, जो डिप्लोमेट्स खींचने की कोशिश की गई वो पहले कनाडा ने ही की, यानी कि वो चाहता जी। था कि जो रिश्ते हैं आपस में वो बिगड़े भारत और कनाडा के, उसमें जो कैनेडियन पॉलिटिक्स है उस वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जब वहां की जो विदेश मंत्री थी उनसे पूछा गया कि क्या कोई सैंक्शंस किसी तरीके के भारत हम्म, पर लग सकते हैं, तब मैंने इससे पहले भी बोला था कि उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज ऑन दी टेबल, यानी क्या हम्म। आगे वो इस पर और कोई एक्शन ले सकते हैं, और भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा उस वक्त अगर ऐसा होता है, और कनाडा पे कितना बड़ा असर इसका पड़ सकता है? देखिए, सैंक्शंस की दिशा में तो दोनों देशों को नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दोनों ही अर्थव्यवस्था जो है वो मैच्योर्ड है, रोग नेशन जी। कोई नहीं है, ठीक है ना। इंडिया एक मैच्योर्ड लोकतंत्र है, कनाडा में भी लोकतंत्र है। ये एक सरकार है कनाडा की, जिसने ये रुख इख्तियार किया है भारत के लिए, ठीक है। कल को सरकार बदलेगी तो रुख बदलेगा और वापस से संबंध जो है पटरी पे आएंगे, ठीक है। हम्म। तो सैंक्शंस की बात जो होती है वो बहुत बड़ा निर्णय होता है। जैसे अमेरिका ने रूस पे लगा रखा है, अमेरिका हम्म। ने ईरान पे लगा रखा है, हम्म। अमेरिका ने वेनेजुएला पे लगा रखा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही, जैसे कहते हैं, उच्चतम स्तर पे जब आप जाते हैं, जब कोई नेशन को आप टेरर नेशन घोषित कर देते हैं, रोग नेशन घोषित कर देते हैं, थ्रेट टू ह्यूमैनिटी आपको लगता है, तब आप इस, या आपको लगता है कि वो यानी उसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी। बड़े कारण भी होने चाहिए हाँ, सैंक्शंस के बहुत लिए। बड़े कारण। तो ये अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक तरीके से धमकी है कि अगर इससे ज़्यादा कुछ होगा तो हम इस पर एक कदम उठाएँ, क्योंकि अगर ये किया तो इससे कैनेडियन हम्म। इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान होगा। एक आंकड़े की अगर बात करें, अगर आपके पास जी। वक़्त है शिवानी, तो जी टाटा, बिल्कुल। टीसीएस है, आदित्य बिरला ग्रुप है, विप्रो है, हम्म। इन्फोसिस है, ठीक है? इस तरह के तमाम कंपनीज़ हैं जिनके निवेश हैं कनाडा में। उसी के साथ कनाडा जो में, हाँ। कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, बहुत बड़ा बोर्ड है कनाडा का, उनके शेयर होल्डिंग्स है भारत की बड़ी-बड़ी कंपनियों में, जैसे कोटक महिंद्रा है, पेटीएम है, ज़ोमैटो है। इनफैक्ट सीपीआईबी का इन्वेस्टमेंट भारत में $14.8 बिलियन का है, ठीक है। जी। तो जिसे कहते हैं ना कि अगर आपने सैंक्शंस लगा दिए, तो पहली चीज़ तो आप किस कैटेगरी में लगा रहे हैं, और आपने हम्म। अगर कुछ ऐसी कैटेगरी में सैंक्शन लगा दिए कि दोनों देश एक-दूसरे से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, या कोई चीज़ हम्म। सप्लाई नहीं हो सकती है, तो वहाँ की कनाडा की इंडस्ट्री भी सफ़र करेगी, इंडिया की भी करेगी। तो अभी ये काफ़ी लॉन्ग शॉट लग रहा है, लेकिन क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, तो कहीं न कहीं जी। इसका असर मार्केट पे देखने को ज़रूर मिलेगा। सिद्धांत, वीजा जो सर्विसेज हैं, क्या उस पर भी इसका कोई असर देखने को मिलेगा? क्योंकि इससे पहले 1 साल से लंबा ये तनाव अब चल चुका है। इससे पहले भी जब हुआ था तो उस वक्त कुछ सैंक्शंस वहां पर लगाए गए थे। वीजा जो सर्विसेज थी वो बहुत आसानी से नहीं वीजाज मिल पा रहे थे। जो कैनेडियंस हैं उनको भारत आने में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, और जो भारतीय हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं उनको भी उस वक्त काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो क्या ऐसा आने वाले वक्त में हो सकता है? जी, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी तादाद में लोग भारत से कनाडा जाते हैं, कुछ वहाँ जाके सेटल हो जाते हैं, कुछ हम्म। वहाँ पे रोना रोते हैं तो एसाइलम मिल जाता है उनको सरकार की तरफ से कि हमारे हाँ। ऊपर अत्याचार हुआ भारत में, ठीक है ना? यही वो कैटेगरी है जो जस्टिन ट्रूडो का वोट बैंक है, ठीक है? और हम्म। कुछ बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है कनाडा में, और एक अच्छा माहौल है, अच्छा देश है कनाडा ओवरऑल, तो वहाँ पे पढ़ने भी जाते हैं। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 40% जो टोटल बाहरी स्टूडेंट्स की आबादी है कनाडा में, वो भारतीय मूल के हैं। और जो इमिग्रेशन भी है, द नंबर ऑफ इंडियंस इमिग्रेटिंग टू कनाडा है, जी। उसने पिछले 10 सालों में 300% का इजाफा देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब जो मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन इंडियंस के लिए है, वो हम्म। कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, इस तरह तमाम देश हैं। तो इस पे हाँ। असर ऐसे पड़ सकता है कि कनाडा कल को ये कह सकता है कि क्योंकि आपने हमारे स्टाफ को एक्सपेल कर दिया हम्म। हाई कमीशन से, तो हमारे पास अभी काउंसलर सर्विस देने के लिए स्टाफ नहीं है। आपको याद होगा जब कनाडा ने जब इंडिया ने अपना स्टाफ विड्रॉ किया था, जब जब खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था जी। जी। अपने जी। चरम पे कनाडा पे, तब इंडिया ने जी। यही एक्सक्यूज दिया था कि उनके डिप्लोमेट्स हम्म। ऑफिस ही नहीं जा पा रहे हैं, तो काउंसलर सर्विस कैसे देंगे। तो हम्म। काउंसलर सर्विस पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो हो सकती है काउंसलर सर्विस, कहीं ना कहीं जो वीजा मिलने में लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं, और जो जो अपॉइंटमेंट्स और उसकी पूरी प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं टाइट हो सकती है तो थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि वो यही कहेंगे कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं, हमारा जो स्टाफ था उसको आपने एक्सपेल कर दिया। तो ये एक चीज हो सकती है। बाकी दोनों, मैंने फिर बोला कि दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रह चुके हैं, बड़े मेच्योर्ड रिलेशंस थे दोनों देशों के बीच में,
ठीक है, और हर एक अलग अलग सेक्टर्स में ट्रेड है, कंपनियों के निवेश है, वहां के पेंशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, और कैनेडियन कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, अभी भी है। जब पिछले साल संबंध खराब हुए तब से लेकर अभी तक भी उस पर ज्यादा असर जो है वो हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सैंक्शन लगते हैं, अगर सैंक्शन की बात आती है, तो जरूर मार्केट पे भी इसका असर देखने को मिलेगा, और जो पीपल टू पीपल टाइज हैं या जो लोग हैं उन पे, आम जनमानस पे भी इसका असर मिलेगा। बाकी फ्लाइटें उसी तरह कनाडा जाएंगी, जितनी भी फ्लाइट्स इंडिया से कनाडा के लिए चलती हैं वो उसी तरह जाएंगी, उनमें कोई भी जिसे कहते हैं उनके नंबर्स नहीं घटेंगे। तो हम कहीं इसको कंपेयर तो कर रहे हैं हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ, जैसे वैसे कनाडा के साथ हो गए, बात भी बहुत हद तक सही है। लेकिन पाकिस्तान आप समझिए एक रोग स्टेट है, ठीक है ना। पाकिस्तान हम एक रोग स्टेट है, और पाकिस्तान के साथ कभी मतलब इस लेवल पे संबंध गए भी नहीं भारत के जितना कनाडा के साथ गए। पाकिस्तान कभी हमारा कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बन गया, ठीक है ना। कनाडा हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना, कनाडा के साथ हमारे लंबे अरसे तक अच्छे जैसे कंजर्वेटिव्स की सरकार जब भी रहती है कनाडा में, तब इंडिया और भारत और कनाडा साथ आते हैं, करीब आते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रूडो की जिसे कहते हैं दिमाग की उपज है कि भारत के साथ लड़ाई लड़ते हैं, अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं पॉलिटिकली। ऐसा दिखेगा कि मैं सिख समुदाय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ भारत से, सिख समुदाय के एक आदमी को मार दिया, और उस जो सेपरेटिस्ट ग्रुप से उनसे उनको फंडिंग आती है, वोट मिलता है। तो एक सरकार की बात है, कल को ट्रूडो हटेंगे, कोई नई सरकार आएगी, जो संबंध होंगे वो फिर से बैक टू पवेलियन होंगे। तो कोशिश यही रहेगी दोनों देशों की कि तालमेल अब भी बिठाने की कोशिश यहाँ पर की जाए। सिद्धांत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आज जब मैं खबरें पढ़ रही थी इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में, तो बहुत सारे जो लोग थे जो जिनके बच्चे कनाडा में पढ़ाई करते हैं, मतलब 4 लाख के आसपास लगभग इनकी आबादी है जो वहां पर बच्चे जो छात्र पढ़ रहे हैं इस वक्त, तो उनके अंदर भी एक टेंशन का माहौल है, कुछ तनाव है, चिंता है। तो क्या वाकई उनको ये चिंता भी करनी चाहिए, क्योंकि अभी हालात इतने खराब नहीं हुए हैं? आप क्या नहीं नहीं कहते हैं बिल्कुल इस पे? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए चिंता तो करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी दो देशों के संबंधों की जो बुनियाद होती है वो होते हैं दो देशों के सरकारों के बीच के संबंध, ठीक है। आप इंडिविजुअली और उसी के आधार पे जो आम जनमानस है उसको लाभ मिलता है और उसको नुकसान होता है, ठीक है। अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्योंकि इकोनॉमीज ओपन हो चुकी हैं, रेगुलेशंस कम हो गए हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज हट चुकी हैं, ठीक है। तो इसके जैसे कहते हैं ना कि अभी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंध खराब होते तो उसका उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो असर जैसे वीजा सर्विसेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लिबरल सरकार ने निर्णय अगर भारत के साथ संबंध खराब है तो अगर कल को किसी प्रकार का सैंक्शन आता है, गैग आता है, तो उससे जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। जो कंपनीज के वहां पे निवेश हैं या जो जहां पे उन्होंने पैसा लगाया है उस पे दिक्कतें आएंगी, तो वो तमाम, लेकिन वो सैंक्शन के बाद होगा अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई फैसला लिया जाता है। क्योंकि देखिए ये बात दोनों ही देशों ने साफ कही है कि उस दिन भारत ने भी देखिए अपने स्टेटमेंट में कहा, ट्रूडो गवर्नमेंट का जिक्र किया, कनाडा के लोगों से, आम जनमानस से भारत को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रूडो गवर्नमेंट का उन्होंने जिक्र किया, और जस्टिन ट्रूडो भी इतने मैच्योर्ड है कि उनको पता है कि जो भारतीय समुदाय है वहां पे बहुत बड़ा, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल और इनकी कनाडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाला समुदाय है। तो एक एक ऐसा कोई निर्णय वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं उठाएंगे कि भारतीय समुदाय उनसे नाराज हो जाए। वो भी कहीं ना कहीं अपनी पोजिशनिंग यही कर रहे हैं कि मुझे मोदी सरकार से दिक्कत है, ठीक है। उनकी भी जो पोजिशनिंग आप समझिए वो यही है कि इस सरकार ने किया हमारे साथ ऐसा, तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो झूठों का पुलिंदा तो बांध रहे हैं, लेकिन वो मोदी सरकार के खिलाफ बांध रहे हैं, ठीक है। तो आम जनमानस को दोनों ही सरकारें नहीं ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, और ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि दर्शाता है कि लोगों पे इसका जो है खास असर नहीं पड़ेगा, वही लोगों के हित में नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, तैयार रहना जरूरी है किसी भी परिस्थिति के लिए, क्योंकि आज के तारीख में जब जहां पे आप देख रहे हैं कि दो युद्ध चल रहे हैं और कभी कुछ भी परिस्थिति बदल जाती है, इक्वेशंस जो जैसे कहते बदल। लेकिन एक और अच्छा पार्ट इसमें है कि अमेरिका जो है वो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दोस्त है। तो अमेरिका की भी मदद ली जा सकती है अगर कभी ऐसी कोई आपदा लोगों पे आई कनाडा में, भारतीय मूल के लोगों पे, तो अमेरिका की भी जिसे कहते हैं मदद ली जा सकती है। वहीं जो स्टाफ, इंडिया का स्टाफ है इंडियन हाई कमीशन में और काउंसलेट्स में, उसकी भी छटनी हुई है क्योंकि उसको भी इन्होंने एक्सपेल कर दिया है, ठीक है। तो वहां पे भी काउंसलर सर्विस में जिसे कहते हैं कि दिक्कतें आएंगी, वहां भी जो लोग इंडिया आना चाहते हैं
उनको उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का 100% सामना करना पड़ेगा। तो ये अभी फिलहाल में जो काउंसिल सर्विस है, ये एक बड़ा जैसे कहते हैं इशू देखने को मिल रहा है। बाकी सिद्धांत, अभी फिलहाल जनमानस पर एक आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी। जो खबरें भी अब निकलकर सामने आ रही हैं कि ट्रूडो सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, वोट बैंक को बचाने के लिए सब कर रहे हैं, और इसके अलावा एक दूसरी वजह जो है वो ये भी है कि इससे पहले जो 2 इलेक्शंस हुए थे उसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं मिला था। ट्रूडो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे और चाहते थे कि इधर ध्यान ना खींचे, चाइना की ओर ध्यान ना खींचे, या फिर उनके जो इन्वॉल्वमेंट उन्होंने हासिल किया है चाइना से उस पर ध्यान ना खींचे, तो इस वजह से वो ध्यान भटकाना चाहते हैं भारत की ओर। तो क्या ये सब कुछ लगभग जैसे इलेक्शंस हो जाएंगे अगले साल अक्टूबर, मुझे लग रहा है 2025 में, तब तक सब कुछ ठीक होता हुआ भी दिखेगा? जी, बिल्कुल, देखिए बहुत सही सवाल आपने पूछा। ये बेसिकली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल उनको फॉरेन अफेयर्स कमिटी के सामने पेश होना है कि भाई जो चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट है उसको लेके उनकी सरकार ने क्या किया, क्योंकि उनके विपक्षी यही आरोप लगाते रहते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस था पिछले चुनावों 2 में। इलेक्शंस में। और ट्रूडो के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि जो यूएस में फेंटेनिल नाम का ड्रग पहुँचता है, जो इल्लीगली पहुँचता है, यूएस की आबादी उस ड्रग की आदी और वहाँ के गवर्नमेंट के लिए बड़ा संकट है। उसके मनी लॉन्ड्रिंग का हब भी कनाडा है और बाकायदा जस्टिन ट्रूडो के संरक्षण में ये काम हो रहा है। तो ये भी आरोप उनके जो विपक्षी हैं वो लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं मिस्टर ट्रूडो क्लीन तो है नहीं, ठीक है ना। उनके कहीं ना कहीं ही इज हैंड इन ग्लव्स विद चाइनीज एजेंट्स एंड उनको उसका फायदा मिल रहा है। तो कहने का ये तात्पर्य है अब वो इंडिया को इसमें घसीट रहे हैं, ठीक है, कि भाई इंडिया की हम बैशिंग करेंगे, ठीक है ना। तो उससे इससे दो चीज हो जाएंगी। एक तो उनको इसका ये फायदा है कि उनकी खुद की पार्टी में उनकी पोजीशन डामाडोल चल रही है, उनकी पार्टी उनको भी रिप्लेस कर सकती है। दूसरा, वो अगली बार चुनाव तो नहीं जीत रहे हैं क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग ऑल टाइम लो है। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का इशू था उसको वो सुलझा नहीं पाए, मॉर्गेज लोन्स का इशू था उसको वो सुलझा नहीं पाए, इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं हुए, इन्फ्लेशन कनाडा में उसी तरह बना हुआ है। तो कोई भी फ्रंट पे जब आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है तो उस तरह के थिएट्रिक्स करता है, इस तरह के जैसे कहते हैं ना हरकतें करता है, जिससे वो लाइमलाइट में और लोगों को लगे कि देखो ये हमारे लिए लड़ रहा है, ये भारत से लड़ रहा है, भारत ने गलत किया, ठीक है ना, ये सिख समुदाय के लिए लड़ रहा है। हालांकि वो सिख समुदाय के लिए नहीं लड़ रहा है, वो इंडियन डायस्पोरा में सिख और हिंदुओं को बांट रहे हैं जिसमें सिख उनके साथ कंसोलिडेट हो जाए। तो ये उनकी प्रयास है, उनकी 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 जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल मूव है, एक पॉलिटिशियन है वो, उनको समझना आता है कि किस चीज से कैसे फायदे लिए जा सकते, किस सिचुएशन पे, और वो बड़ी और बात है कनाडा की पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा खिंच गई है कि इसका पूरा असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। सिद्धांत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, और हमने देखा किस तरीके से सिद्धांत ने भी इस बात को क्लियर किया कि अब भी कोशिश यही रहेगी कि जो तालमेल है वो बैठाने की पूरी कोशिश कनाडा और भारत यहाँ पर करेंगे। रिश्ते भले ही थोड़े तनावपूर्ण यहाँ पर हुए हैं, लेकिन अभी हालात उतने खराब नहीं हुए हैं। और जो तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, जिनके कई सारे रिश्तेदार इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं, दोस्त मौजूद हैं, जिनके बच्चे मौजूद हैं पढ़ने के लिए, उनने भी ये वीडियो देखा होगा, तो थोड़ा सुकून उनको भी यहाँ पर मिल गया होगा जरूर, क्योंकि चिंताएं बेशक होती हैं, किसी को भी होती हैं, और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं कनाडा और भारत के बीच में, उसने बेशक बहुत सारी चिंताएं यहाँ पर पैदा कर दी हैं। बहुत शुक्रिया सिद्धांत आपका। थैंक यू शिवानी, थैंक यू।